हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस वी एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको कक्षा 10 के गणित अध्याय निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे कि हर निर्देशांक ज्यामिति की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, उनके बेस क्या है। क्योंकि जब तक बच्चे को बेस नहीं पता होगा, वो निर्देशांक ज्यामिति का अर्थ नहीं पता होगा, तब तक वो करेगा क्या। तो सबसे पहले हम उसके अंदर निर्देशांक ज्यामिति के प्रति एक उत्साह यानी एक जुनून पैदा करना चाहते हैं कि वो निर्देशांक ज्यामिति लगाने से पहले उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाने, वो कि क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो हम उनको आज बताएंगे कि हर एक बेसिक कोई भी प्रश्नावली का कोई भी अध्याय नहीं चालू करेंगे। आज हम सिर्फ उसको बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। वो चाहे कक्षा 10 का लड़का हो, वो चाहे कक्षा 9 का लड़का हो, चाहे कक्षा 11 का लड़का हो, चाहे कक्षा 12 का लड़का हो। क्योंकि सभी अभी जो भी कक्षा 11 में पहुंचे हैं, 12 में पहुंचे हैं, वो क्लास तो बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन उनका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अभी भी क्या उसका जीरो है। तो आज हम ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए आज हम बेस के बारे में चलते हैं। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इसका क्या होता है ये निर्देशांक ज्यामिति। निर्देश का मतलब होता है किसी बिंदु से इंगित करना। जैसे हमने कहा निर्देश का मतलब हम कह रहे हैं, सुन लीजिए, निर्देश दे रहे हैं तो हम एक पर्टिकुलर एक बिंदु को इंगित करते हैं। हे बेटा तुम ऐसे कहते हैं ना कि बेटा तुम, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति की ओर क्या कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। तो निर्देशांक का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर बिंदु की ओर इंगित करना। वही हमारा क्या कहलाता है, निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। और ये बिंदु जो होते हैं इनको 4 टुकड़ों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, देखिए ये हमारे पास क्या होता है, एक अक्ष होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है एक्स अक्ष। क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष। और इसको बोला जाता है वाई अक्ष। हो गया। जो हमारे पास ये वर्जेंट होता है, जहां पर दोनों अक्षे एक दूसरे को काटे रहती हैं, वो हमारा होता है मूल बिंदु, जिसको बोलते हैं वर्जेंट। ठीक है, तो ये हमारा मूल बिंदु होता है जहां पर दोनों अक्षे एक दूसरे को काटती हैं। हमारे पास क्या होता है, पहला नोट हम करते हैं, पहला नोट हम लिखते हैं कि जहां पर दोनों अक्षे, जहां पर दोनों अक्ष एक दूसरे को काटते हैं, दोनों अक्ष एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, मूल बिंदु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल बिंदु कहलाते हैं। तो अगर कोई तुमसे पूछे मूल बिंदु कहलाते हैं कि मूल बिंदु क्या होता है, तो आप लोगों को यह बताना होगा कि जहां पर एक्स अक्ष को क्या बोला जाता है, एक्स अक्ष वाली रेखा को क्षैतिज रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और वाई अक्ष वाली रेखा को क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। क्या बोला जाता है, ऊर्ध्वाधर रेखा बोला जाता है। ठीक है, और ये हमारा है मूल बिंदु। जैसा कि हमने बताया है, जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटे रहती हैं, वो हमारा होता है मूल बिंदु। ठीक है, तो ये मूल बिंदु हो जाता है। और मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं, क्या होते हैं हमारे पास, 0,0 होता है। सबसे पहली बात ये जान लीजिए, निर्देशांक 0,0 होता है। इतनी बात आई समझ में, 0,0 होता है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आता है, अगर हम सेंटर में खड़े हो जाएं, सुन लीजिएगा, यदि मैं सेंटर में खड़ा हो जाऊं और हाथ को ऐसे फैला दिया जाए, तो जो हमारा दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ के ये वाला जो सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है। यानी एक्स अक्ष की ये कैसी दिशा है, पॉजिटिव दिशा है, और ये कैसी दिशा है, निगेटिव दिशा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और ठीक है, और ये एक्स अक्ष की कैसी दिशा है,
ऋणात्मक दिशा है। जैसे हम हाथ फैला के ऐसे खड़े हो जाते हैं तो हमारा जो दाहिना आता है जिससे हम काम करते हैं, सारा काम वर्क करते हैं, तो हमारी ये एक्स अक्ष की कैसी दिशा है, धनात्मक दिशा। और ये बायां हाथ जो है वो एक्स अक्ष की कैसी दिशा है, ऋणात्मक दिशा। तो -1, -2, -3, -4, -5 और ये -6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो रही एक्स अक्ष के बारे में। ठीक है, अगर हम अपना सर ऊपर की ओर कर देते हैं, ऐसे कैसे ऊपर की ओर कर देते हैं, तो इसका मतलब ये वाई अक्ष की धनात्मक दिशा है। और अगर ससुराल वो सर हमारा नीचे हो जाता है तो वाई अक्ष की कैसी दिशा हो जाती है, ऋणात्मक दिशा। तो इसको बोला जाता है 1, इसको बोला जाएगा 2, इसको बोला जाएगा 3, इसको 4, इसको 5 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और एक्स अक्ष की ये कैसी दिशा है, ऋणात्मक दिशा। तो नीचे की ओर आ जाएंगे तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4, -5 और -6। इस प्रकार हमने देखो आपको ये बताया है, ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा, एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा तथा वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा हो गई। अब रही बात है कि कौन सा चतुर्थांश में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं। जैसे हम सबसे पहले वरीयता किसको देते हैं, एक्स अक्ष को। पहले किसको वरीयता देते हैं, एक्स अक्ष को। ये बताइए कि जैसे हमारे पास क्या लिखा है, ये एक्स अक्ष है तो पहले हम यक्ष अक्ष को यानी भुज लिखते हैं। यक्ष अक्ष को क्या बोला जाता है, यक्ष अक्ष के निर्देशांक को यानी एक्स अक्ष के निर्देशांक को, सब ये नोट है आपके, ये बेसिक नोट है जो आपके कॉपी में नहीं है। ठीक है, एक्स अक्ष के निर्देशांक को यानी निर्देशांक को उसको बोला जाता है भुज। क्या बोला जाता है, भुज। और वाई अक्ष के निर्देशांक को क्या बोला जाता है, वाई अक्ष के निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोटि बोला जाता है। ये याद रखना। कहने का मतलब है जैसे हमारे पास हम कोई पॉइंट दे दें आपको, ठीक है, सबसे पहले तो ये जानना होगा किस चतुर्थांश में कौन कौन होता है। तो चतुर्थांश के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे पहले हम वरीयता एक्स अक्ष को देते हैं यानी क्षैतिज रेखा को, क्योंकि क्षैतिज क्यों वरीयता है, क्योंकि जब तक आधार नहीं होगा तो तब ससुरा बिल्डिंग कैसे खड़ी हो जाएगी। तो महत्व किसको है, क्षैतिज को, कि ससुरा आधार ना हो, हवा में जाके महल खड़ा कर लो, खड़ा हो जाएगा, हवा में महल नहीं खड़ा होगा। तो इसको पहले जरूरत किसकी है, आधार की। यानी पहले अहमियत हम एक्स अक्ष को यानी क्षैतिज रेखा को देंगे यानी एक्स अक्ष को देंगे, और दूसरी अहमियत हम वाई अक्ष को देंगे। बात आ रही समझ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पहले हम एक्स अक्ष की ये कैसी दिशा है, धनात्मक हो गई, एक्स अक्ष की कैसी दिशा, धनात्मक, और ये वाई अक्ष की कैसी दिशा, ऋणात्मक धनात्मक। तो पहला चतुर्थांश हो जाएगा प्लस कामा प्लस। और इधर आ जाइए, एक्स अक्ष की ये कैसी दिशा है, ऋणात्मक, और वाई अक्ष की ये कैसी दिशा है, धनात्मक। तो इसका जो द्वितीय चतुर्थांश होता है वो माइनस कामा प्लस हो जाता है। जो तीसरा चतुर्थांश होता है, एक्स अक्ष की ये कैसी दिशा है, धनात्मक ऋणात्मक, और वाई अक्ष की कैसी दिशा है, ऋणात्मक, तो इसका हो जाता है माइनस कामा माइनस हो जाता है। और ये एक्स अक्ष की कैसी दिशा है, धनात्मक, और वाई अक्ष की कैसी दिशा है, ऋणात्मक, तो ये प्लस कामा माइनस हो जाता है। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। जैसा हम आपसे पूछें कि बताइए कुछ निर्देशांक, कुछ बिंदु आपको दे देते हैं, कुछ आपको हमने बिंदु दे दिया, हमने कहा 5,4 -3,2 8,7 8,-7 -3,-2 5 मान लो हमने दे दिया 6 दे दिया, ठीक है, और -3,2 दे दिया, ठीक है, -3,2 लिखा है हमारे पास, -4,5 दे दिया। ऐसे बहुत सारे हमने बिंदु दे दिया आपको। तो आप ये बताइए, तो ये समझना होगा सबसे पहले कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। ये अब बताइए, जैसे हमने पहला बिंदु लिया तो ये इसको बोला जाता है एक्स अक्ष के निर्देशांक को, ये एक्स है और ये क्या है, वाई है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष के निर्देशांक को क्या बोला जाता है, भुज, और वाई अक्ष के निर्देशांक को क्या बोला जाता है, कोटि। क्लियर, एक्स अक्ष के निर्देशांक को भुज और वाई अक्ष के निर्देशांक को कोटि। और अगर एक बात और नोटिस कर लेना, सभी बच्चे नोट करते जाएं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है आपका, एक्स अक्ष का जो ये एक्स अक्ष है ना, इस अक्ष का समीकरण होता है। तो याद रखना, एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है, एक्स अक्ष का जो समीकरण होता है वो होता है, एक्स अक्ष का समीकरण बराबर का होता है, एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। ठीक है, ऐसे लिख दो बेटा, अभी नोट ना करिए, आप लोग वहाँ घर में नोट कर लिएगा।
ठीक है। और y अक्ष का जो समीकरण होता है, y अक्ष का समीकरण जो होता है क्या होता है बेटा, सभी बच्चे बोले, y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता होगा x अक्ष क्या है ससुरा, y अक्ष क्या है, कोई परेशान नहीं होने की जरूरत है। ये क्या हमारा x अक्ष है और इस अक्ष का जो समीकरण होता है वो y बराबर 0 होता है, क्योंकि ये भी एक रेखा है ना, है तो एक रेखा, इस रेखा का समीकरण y बराबर 0। अगर पेपर में आपसे पूछ सकता है कि बताइए x अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो तुमको बताना होगा x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है, और ये क्या हमारा y अक्ष है, और y अक्ष का समीकरण हमारे पास x बराबर 0 होता है। ये कौन सी है रेखा है, y अक्ष है, तो इस अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। ये बात हमने नोट कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। अब आ जाइए, तो जैसे हम आपसे पूछे कि जैसे हमने कहा कि ये 5,4 की चतुर्थांश में स्थित है, ये बहुत बच्चों को नहीं पता है, तो ये याद रखिए, पहला पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, मतलब एक्स अक्ष भी पॉजिटिव है, वाई अक्ष भी पॉजिटिव है, यानी भुज भी पॉजिटिव और कोट भी पॉजिटिव। जब भुज और कोट दोनों पॉजिटिव होते हैं तो ये किस चतुर्थांश में चला गया, इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश में। किस में बोला जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में। अब दूसरे बिंदु पर आ जाते हैं। दूसरा बिंदु क्या कहता है, यदि ये क्या है, माइनस में है, पहला माइनस यानी एक्स भुज माइनस में है और कोट प्लस में है, तो माइनस कामा प्लस, तो ये किस चतुर्थांश में चला गया, दूसरे चतुर्थांश में चला गया। बात आ रही समझ में। अब आ जाइए 8 कामा माइनस का 7, यानी भुज हमारा पॉजिटिव और कोट हमारा निगेटिव। भुज हमारा क्या है, देखो ये एक्स अक्ष की पॉजिटिव दिशा है और ये वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा है, तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो ये चौथे चतुर्थांश में पहुंच जाता है। सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब आता है माइनस का 3 कामा माइनस का 5, माइनस का 3 कामा माइनस का 2, तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। जब दोनों माइनस को होते हैं तो ये किस चतुर्थांश में चला गया, ये तृतीय चतुर्थांश में चला जाएगा। हो गया। अब आ जाइए 5 कामा 6 दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये कौन चतुर्थांश में चला गया, प्रथम चतुर्थांश में, तो ये हमारा चला गया प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। और ये माइनस का 4 कामा माइनस का 5, यानी पहला भुज हमारा निगेटिव है और कोट हमारा पॉजिटिव है, तो माइनस कामा प्लस, तो ये कौन से चतुर्थांश में चला जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश में चला जाएगा। अब 7 कामा माइनस का 5 क्या है, 7 कामा माइनस का 5। अब बताइए पहला भुज क्या है, पॉजिटिव, और कोट क्या है, तो ये क्या, यानी किस चतुर्थांश में चला गया, चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये किस चतुर्थांश में चला गया, तीसरे चतुर्थांश में चला गया। तो सभी बच्चों को ये तो क्लियर हो गया होगा हमारे पास कि ये कौन कौन से किस चतुर्थांश में है, ठीक है। अब बताइए, तो ये हम आप साफ कर दें, ठीक है। अब बच्चे देखो इधर, सभी आज हम बेस खाली सिर्फ आपको बताएंगे कि बेस क्या है इस चतुर्थांश के। अब अगर आपसे पूछा जाए, हम इसको भी साफ कर देते हैं। सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, जो नोट नहीं किया है वीडियो को स्किप करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आपको छोटे से वीडियो में आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, ताकि आप बहुत कुछ सीख के जाएं, ठीक है। तो अब आ जाइए, सबसे पहला, अब हमारे पास बिंदु भी तैयार हो गया। हमने कहा चलिए एक बिंदु दे दिया हमने, 3 कामा हमने दे दिया 2 दे दिया, हमने कहा 3 कामा 2 दे दिया, तो लड़का देख के खाली कहता है अरे ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये बिंदु हमारा किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है। तो हमने कहा चलो प्रथम चतुर्थांश में फोकस किया जाए। अब प्रथम चतुर्थांश में तो जगह बहुत है, अब ससुरा बिंदु तो एक छोटा सा इंगित करता है, तो कहाँ पर होगा, तो ये कौन सा है, भुज है, कोट ये भुज का मतलब ये एक्स अक्ष से निकलेगा और वाई अक्ष से निकलेगा। अब बताइए एक्स अक्ष से कहां से निकलेगा, 3 से, और वाई अक्ष से कहां से निकलेगा, 2 से, दिखाई, और ये देखो ये निकल गया। तो जहां पर दोनों मिल जाएं वहीं पर 3 कामा 2 स्थित हो जाएगा, ठीक है। बात आ रही समझ में। तो पहले एक्स अक्ष से निकलेगा फिर वाई अक्ष से निकलेगा। अगर हम आपसे कहें कि ये बिंदु तो प्राप्त हो गए हमारे पास, चलो ठीक है। अब हम कहें कि बिंदु 3 कामा 2, क्या कहें, बिंदु 3 कामा 2 से होकर जाने वाली एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण बताइए। ओ दादा रे दादा, ये तो ससुरा बहुत बड़ा बात कर दिया। अब देखो ये क्या करता है, कहता है बिंदु कोई भी दे दे, बिंदु 3 कामा हमने 2 दे दिया, सपोज है 3 कामा 2 से होकर जाने वाली रेखा का एक्स अक्ष के समांतर, किसके समांतर, एक्स अक्ष के समांतर
रेखा का समीकरण ज्ञात करो, रेखा का समीकरण। अब क्या कहोगे भैया, अरे बाप रे बाप, एक्स अक्ष का समीकरण बताइए, एक्स अक्ष के समांतर रेखा। अब ससुरा एक्स अक्ष तो ये है ना, अब तो ससुरा समांतर रेखा इससे तो होती है ना, पैरेलल, एक दूसरे के समांतर। जैसे हम दोनों हाथ को ऐसे सीधा खड़ा कर, हमने कहा सीधे हाथ खड़ा करो, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है, समांतर है। अगर हम इससे करके कहें तो क्या समांतर होंगी, ये तो ससुरा लड़ रही है दोनों, ठीक है। हम कहें सीधा खड़ा करो, ये दोनों और हाथों को, यानी दोनों जब रेखाओं को आगे तक बढ़ाते जाओ, अनंत श्रेणी तक बढ़ाते जाओ, और इन दोनों रेखा आपस में कभी मिले ना, तो ऐसी रेखाओं को क्या बोला जाता है, समांतर रेखाएं कहते हैं। अब चलिए, तो यक्ष अक्ष हमारे पास ऐसे है ना, और ये बिंदु है। अब बताइए यक्ष अक्ष ऐसे है, तो यहां पर एक्स अक्ष का समांतर रेखा ये जा रही है कि नहीं, बोलिए। ये देखो कहाँ जा रही है, इधर देखो, इधर सभी लोग, एक्स अक्ष के समांतर, ये एक्स अक्ष है, और एक्स के अक्ष के समांतर तो ऐसे ही खींची जाएगी। हमने कहा 3,2, तो बिंदु तो तैयार हो गया, और इस बिंदु से एक्स अक्ष के समांतर जाए तो एक्स अक्ष के समांतर ऐसे तो जा रही है, यही है, ठीक है। तो इससे इस रेखा का समीकरण क्या होगा, एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, ये इस रेखा का समीकरण क्या होगा, वाई अक्ष के कहां से जा रही, 2 से, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2, यही इसका समीकरण हो जाएगा। बात आई समझ में। अगर यही बात कहता कि वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण, तो क्या बनेगा, ये वाई है ना, तो आपकी जो वाई अक्ष के समांतर रेखा ऐसे जाएगी। अब ऐसे जाएगी तो एक्स अक्ष को कहां से काटा है, तो एक्स बराबर 3 पर, तो यहां पर हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी बिंदु हो, याद रखना, फिर आपको नोट कर दे रहे हैं, कोई भी बिंदु हो, अगर आपसे कहे कि यक्ष अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करो, बिंदु आपको पता रहेगा, ठीक है। यक्ष अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का जो समीकरण होगा, क्या लिखोगे, कोई बिंदु तुम्हारे पास दिया जाएगा, जैसे तुम्हारे पास दे दिया, हमने कुछ भी दे देंगे, कुछ भी दिया जाएगा, सुन लीजिए, हमने दे दिया बिंदु आपके पास ए कामा बी दे दिया, क्या दे दिया, ए कामा बी दे दिया, हमने कोई बिंदु दे दिया, ए का मान कुछ भी हो सकता है, बी का मान कुछ भी हो सकता है, -3 -5 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ए और बी क्या है, एक पूर्णांक है, ए और बी का है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है ए और बी का मान निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब पूर्णांक का मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए, और साथ में निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या ए का मान, हम जैसे हम कह रहे हैं कि ए का मान -3/2 हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ए कुछ भी हो सकता है। आप पूर्णांक की बात है तो पूर्णांक तो -3 है, तो ए का मान कुछ भी कर लो, कुछ भी परिमेय संख्या भी कर लो, आप परिमेय संख्या कह लो, कुछ भी कह लो, तो वो तुम्हारी मर्जी। तो अब बताइए यक्ष अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, तो y बराबर का बी हो कर दो, जैसे अब किसको बोला है तो बी बोलो, नहीं आवा, यानी कोट ही आपको बतानी होगी। यक्ष अक्ष के समांतर, तो यक्ष अक्ष जैसे देखो, अभी हमने क्या बताया, यहाँ पे 3,2 बताया था, तो यक्ष अक्ष की या एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा का वाई अक्ष को काट के जा रही कि नहीं, वाई को काट के जा रही कि नहीं, तो वाई बराबर बताया था ना, नहीं है, तो वाई बराबर बोलना, नहीं आया। और वाई अक्ष के समांतर अगर कहे, वाई अक्ष के का समांतर रेखा का समीकरण बोले, तो क्या कहोगे, तो यक्ष बराबर ए बोलना, नहीं आया समझ में। ये आपका बेसिक समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। तो यहाँ पर ऐसे ही बातें आपको समझनी है, जैसे हम आपको कुछ दे दें, ये सभी बच्चे इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले बात में। अगली बात हमारी पास क्या है, चलिए अगला चलते हैं। जैसे हमने कह दिया आपसे कि चलो ये तो सारी बातें हो चुकी हैं हमारे पास, हमने एक बिंदु को ये दे दिया, हमने एक बिंदु यहाँ पे दे दिया, ठीक है, और दूसरा बिंदु हमने यहाँ पे दे दिया। हमने कहा इस बिंदु के निर्देशांक हैं 4,4 और इस बिंदु के निर्देशांक हैं -5, सपोज दैट -5, कुछ भी दे दे, वो तुम्हारी मर्जी है। जैसे यहाँ पे 5 के सामने आ रहा है, या 4 कह दो, ये कह दो, ठीक है, -5, -4, ये कह दिया। हमने कहा इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करो, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुआ, यह एक बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु फिक्स है,
जब दोनों बिंदु फिक्स हैं और दोनों को मिलाकर के एक रेखा खींची जाएगी, रेखा खींची गई तो ये रेखा नहीं हुई, ये रेखा खंड हुआ। क्या हुआ? रेखा खंड, क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी एकदम फिक्स है। जब जिसके दोनों सिरे निश्चित होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? रेखा खंड कहलाता है। अब बताओ ए और बी के बीच की दूरी, दो बिंदु पता है। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आपको दो बिंदु दिया जाए और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो, तो यहां पे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा हमारे पास? तो d बराबर सूत्र होगा अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जैसा इस समय हमारे पास कौन से दो बिंदु हैं? एक है -5 कामा -4, दूसरा है 4 कामा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे क्या लिखेंगे? -5 कामा -4 तथा 4 कामा 4 के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच की दूरी। -5 बिंदुओं ऐसे लिख देना, ऐसे सभी लोग लिखना भाषा को। बिंदुओं -5 कामा -4 तथा 4 कामा 4 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का आपको सूत्र पता है। सूत्र क्या है? d बराबर अंडर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है? -5। x2 माइनस लगा दीजिए, x2 का मान कितना है? 4 का होल स्क्वायर प्लस का y1 का मान कितना है? 4 माइनस y2 का मान कितना है? y1 का मान कितना है? -4 है, देखिए -4, और y2 का मान 4 माइनस लगा दीजिए 4 का होल स्क्वायर। तो बताइए, तो d का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? तो -5 -4 तो -9 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस का -4 तो -8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास d बराबर कितना आ जाएगा? -9 का 81 हो जाएगा प्लस का 8 का कितना हो जाएगा? 64। दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो अंडर हमारे पास 4 1 5 हो जाएगा और 8 6 14 हो जाएगा। तो यानी 100 कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। बता रहे समझ में? अब यही हमारा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। चाहे तो इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, 3 से काट लो तो 3 से नहीं कटेगा, वर्गमूल निकालना हो निकाल लो, नहीं तो ऐसे पढ़ लो, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये रही हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो हम अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे प्रश्नावली के साथ। इसी के साथ हम आप लोगों से अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।